नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 18वीं लोकसभा के चुनावों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। राजनीतिक दल 24 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए पालाबंदी में जुट गए हैं। ज्यादातर ने तो पाले तय भी कर लिए हैं। गठबंधन की सीटें भी तय हो गई हैं, प्रत्याशी तक तय हो चले हैं। दल बदल और घर वापसी जैसे क्रियाकलाप भी हो रहे हैं। विपक्ष जब 10 साल लगातार सरकार में रहने वाले दल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के दावे कर रहा है, तो कई लोग जब सत्ताधारी गठबंधन से विपक्ष की ओर भगदड़ की उम्मीद करते हो। चारों ओर से सत्ताधारी दल में शामिल होने की होड़ सी हो, किसी भी कीमत पर टिकट पाने की उत्सुकता खुल्लम खुल्ला नजर आ रही हो। जो कल तक विपक्ष में बैठकर सत्ता को लानतें दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, गिना रहे थे दुनिया भर की चीजें, वे अब तेजी से सिंहासन के हिस्सेदार होने के लिए आतुर से हैं। महंगाई, बेरोजगारी से ज्यादा राम मंदिर से उत्सवी माहौल बना हुआ है। प्रदेश में चढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच लोकसभा की 80 सीटों की लड़ाई आमने सामने के तमाम प्रयासों के बावजूद त्रिकोणीय लड़ाई की ओर बढ़ती नजर आ रही है। 2024 का समर 19 से कई मायने में अलग और बदला बदला नजर आएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। इस बार बसपा प्रमुख अकेले चुनाव लड़ने की बात लगातार दोहराती चली जा रही है। राष्ट्रीय लोक दल तो राजग का हिस्सा हो चला है। दूसरा, सपा को कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा है, जिसका प्रदेश में जनाधार काफी हद तक खिसक चुका है। 19 के बाद 22 का विधानसभा चुनाव हुआ यूपी में, तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार में सहयोगी सुहासपा को तोड़ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर मंत्रियों को सपा में शामिल कर लिया था। 24 के चुनाव में से पहले ही सुभाषपा फिर राजग का हिस्सा बनकर योगी सरकार में शामिल हो गए। अब तो मंत्री भी बन गए हैं। दारा सिंह फिर से बीजेपी में लौटकर मंत्री बन गए। स्वामी प्रसाद ने तो सपा से नाता तोड़कर नई पार्टी का ऐलान तक कर लिया है। विपक्ष 2019 और 22 के मुकाबले काफी बिखरा हुआ है। रही सही कसर जो है वो बसपा पूरी करने जा रही है। पार्टी किसी गठबंधन से इतर अपने बलबूते पर सूबे की 80 सीटों पर चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। पहली नजर में 24 का चुनाव आमने सामने की जगह त्रिकोणीय नजर आ रहा है। 19 के चुनाव तक श्री राम मंदिर भाजपा के चुनावी वादे तक सीमित था। 24 के चुनाव में पहले ही ये एक हकीकत में तब्दील हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश भर में भक्तों का एक रेला बालक राम के दिव्य दर्शन के लिए उमड़ रहा है। सत्ताधारी दल न सिर्फ राम मंदिर निर्माण को चुनावी वादे को पूरा करने के रूप में प्रचारित कर रही है, बल्कि देश भर में सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ आकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अपने प्रदेशों से समर्थकों को मुफ्त अयोध्या की यात्रा भी करा रहे हैं। बीजेपी इस भक्तिमय माहौल का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर आमंत्रण के बावजूद कांग्रेस समेत सपा और अन्य दल जो हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाए रखे। चुनाव का ऐलान होने वाला है और अभी भी इनकी दूरी बनी हुई है। शायद खामियाजा इनको भुगतना पड़े। तब मुख्यमंत्री के रूप में आपको बता दें कि 2 साल बिताने के बावजूद 19 की बात कर रहे हैं, योगी सरकार कुछ सवालों के घेरे में थी। योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने खाली हुई लोकसभा और फूलपुर लोकसभा सीटें 2018 के उपचुनाव में नहीं जितवा पाए थे। लेकिन तमाम फैक्टर के बावजूद बीजेपी 19 के चुनाव में 62 सीटें जीतने में सफल हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी ने दोबारा शानदार जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की और बड़ा संदेश भी दिया। पिछले 7 सालों में योगी यूपी में तेज बदलाव के वाहक बनकर सामने आए हैं। ऐसे बदलाव जिन्हें आज तक राज्य और केंद्र के मंत्रालय अपना नहीं रहे हैं। केंद्र की दर्जनों योजनाओं में यूपी देश में नंबर 1 है और इससे बड़ा लाभार्थी वर्ग भी बना हुआ है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार ने बुलडोजर संस्कृति चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी इस ताकत का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी कर रही है। योगी का बुलडोजर जो है अन्य राज्यों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। विपक्ष एक और महंगाई को बड़े मुद्दे के तौर पर उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष आंकड़ों के जरिए नियंत्रित महंगाई के दावे कर रहा है। महंगाई के सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई नगद हस्तांतरण वाली योजनाओं का बखान कर रहा है। लेकिन विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा है, तो केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियों के अभियान और निजी सेक्टर में बड़े स्वरोजगार और अवसर को गिना रही है।
विपक्ष पेपर लीक का मुद्दा बना रहा है तो सत्ता पक्ष पेपर लीक से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाने का हवाला दे रहा है, यानी कि एक दूसरे पर पलटवार जारी है। पिछले चुनाव में किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान भी एक बड़ा मुद्दा हुआ था। इस बार एमएसपी की गारंटी सहित कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पर पिछली बार की तरह इस बार गन्ना मूल्य बकाया कोई असरदार मुद्दा नहीं रहा। ज्यादातर के बकाये मौजूदा सत्र से जुड़े हैं। वर्तमान किसान आंदोलन का फिलहाल कोई असर खास तौर से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यूपी के किसानों की आंदोलन में भागीदारी जो है वो ना के बराबर है। बीजेपी ने किसान आंदोलन की काट में कई फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। मक्का, दाल, कपास जैसी संपूर्ण फसलों की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी बीजेपी थोड़ा बेनिफिट में है। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की लामबंदी के ध्यान में रखते हुए पीडीए फार्मूला बनाकर खूब उछाला है। बीजेपी ने बिना जाति टिप्पणी किए इसके जवाब में पिछड़ा, दलित, अगड़ा यानी पीडीए का फोकस बढ़ा दिया है। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद और लोकसभा चुनाव में यह फोकस बढ़ने की और भी ज्यादा उम्मीद है। अखिलेश के फॉर्मूले से सवर्णों में नाराजगी है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए कोर वोटर को सहेजने का काम कर रहा है। पीडीए बनाम पीडीएस का और ज्ञान भी। दूसरी ओर सपा के पीडीए के नारे को धोथरा करने के लिए भाजपा पीडीएस और ज्ञान के फार्मूले के साथ सामने आई है। पार्टी ने जाति की बात करने की जगह गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी यानी ज्ञान पर फोकस बढ़ा दिया है। लाभार्थी परक योजनाओं में यही वर्ग बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले मुफ्त राशन से लेकर किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, पेंशन जैसी केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल हैं। पार्टी ने इन वर्गों के हर लाभार्थी तक पहुंच का अभियान भी छेड़ रखा है। अब बात कर लेते हैं यूपी के 2019 के गठबंधन को लेकर के। एनडीए में पहले भाजपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी शामिल थे। विपक्षी गठबंधन में सपा, बसपा और एलडी शामिल थे और तीसरा दल था कांग्रेस। लेकिन 14 की मौजूदा तस्वीर बिल्कुल अलग है 19 के मुकाबले। लेकिन 2024 की मौजूदा तस्वीर उत्तर प्रदेश में अलग है गठबंधन को लेकर के। राजग में इस बार बीजेपी, अपना दल, सोनेलाल, निषाद पार्टी तो है ही है, साथ ही साथ सुभाषपा और आरएलडी भी आ गई हैं। और विपक्षी गठबंधन में सपा, कांग्रेस है और तीसरे दल में इस बार बसपा है। 19 में वोटर कितने थे? 14,61,34,603 थे, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा महिला थी, 7 करोड़ से ज्यादा पुरुष थे। मतदान प्रतिशत जो था वो 59.21 रहा। अब 2024 में वोटर्स कितने, इसके बारे में बता दें। तकरीबन 15 करोड़ 29 लाख के आसपास वोटर है, जिसमें पुरुष जो है वो 8 करोड़ से ज्यादा है और महिलाएं 7 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये सब बात जो ही पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के बताई कि किस तरह से 2019 में स्थिति कैसी थी, 22 में गठबंधन को लेकर के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें क्या स्थिति थी और अब 24 में क्या स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की स्थिति लोकसभा चुनाव की ऐसी है कि आमने सामने की टक्कर नहीं है, मामला त्रिकोणीय है। क्योंकि इस बार गठबंधन में सपा, कांग्रेस है तो तीसरे दल के दौर पे बसपा है, जो अकेले दम पर 80 सीटों पे चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तरह से कयास में लगी हुई है और दावा भी कर रही है कि 80 की 80 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल ये तो समय के घर में छुपा है कि किसकी जीत तय होगी और किसका गठबंधन पर जनता जनार्दन अपना विश्वास मत देगी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।